हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट लॉ पढ़ी थी, ठीक है। अभी हम सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये लॉ जो सबसे पहले जोसेफ प्रोस्ट ने दी थी इन 1779। तो दिस लॉ was given by Joseph Proust in 1779। और इस लॉ में क्या था कि जैसे आपका एक फिक्स कंपाउंड है, मान लो H2O ही ले लो, ठीक है। तो वो कंपाउंड तभी फॉर्म होगा जब उसके सेम एलिमेंट्स कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही, और वो सेम प्रपोर्शन बाय मास में रिएक्ट करे कि उतना ही मास ले, उसका रेशो उतना ही होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए जितने में वो फॉर्म होता है, ठीक है। अगर हमने एलिमेंट दूसरे ले लिए या फिर हमने उसका रेशियो अलग ले लिया तो वो कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं हम, ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज consist of the same elements combined। सेम एलिमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जैसे हाइड्रोजन के ही लेने हैं या सिर्फ ऑक्सीजन के ही लेने हैं। इसका मतलब ये है जो वो कंपाउंड में फॉर्म होते हैं हमेशा से, कि भाई जैसे हाइड्रोजन और कार्बन ही मिलकर H2O बनाते हैं, तो इस टाइप से, ठीक है। टुगेदर इन दी सेम प्रपोर्शन बाय मास, कि उसका फिक्स मास लेंगे, ठीक है। एक तरह से आप एग्जाम्पल से समझो इस डेफिनेशन को। तो मैं हाइड्रोजन का वाटर का एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे H2O का। इसमें दो एलिमेंट ही रिएक्ट करते हैं हमेशा, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये हमेशा किस रेशो में होते हैं, 1:8 में। जब ये 1:8 में होंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तभी वाटर फॉर्म होगा। अगर आपने इसका रेशो डिफरेंट ले लिया, जैसे कुछ और ले लिया, तो ये कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। ऐसे ही एक अमोनिया का एग्जाम्पल देखो। अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, ठीक है। इसमें क्या क्या रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, यही दोनों एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आएगा। और इनका फिक्स रेशियो क्या होता है, 14:3 बाई मास, ठीक है। कि मास का 14:3 लेंगे तभी अमोनिया बनेगा। ये आपकी लॉ थी। इस पर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ आपको, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। ये आपकी कुछ NCERT बेस्ड न्यूमेरिकल करवा रही हूँ, ठीक है। देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बनाने के लिए किस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, 1:8 में। वट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ में कितनी ग्राम ऑक्सीजन लगेगी ताकि वाटर फॉर्म हो जाए। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा। ये फर्स्टली तो आपको देखते ही पता चल गया होगा, रेशियो गिवन है, तो ये कौन सी है, मास ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना। कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास लगा लो कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास वाली जो आपकी लॉ थी वो है ये। तो इसमें आपका रेशियो दे रखा है 1:8, ये हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो दे रखा है। इसका मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ रिएक्ट करता है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में। तो जब हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन का पता है इतने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, तो हम 3 ग्राम का मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, है ना। 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ में रिएक्ट करेगा, 3 × 8, तो कितना मास आ जाएगा, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर।
कितनी ऑक्सीजन लगी? 24 ग्राम। ठीक है, कंप्लीटली 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करने के लिए। अब आपका नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो देखो थोड़ा। When 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, आपको 3 ग्राम कार्बन दिया हुआ है। ठीक है, कितने के साथ में रिएक्ट करता है? 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में, और ये क्या रिलीज करता है? 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या है? व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जब 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा। और हमें ये भी बताना है कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्नर योर आंसर, कि कौन सी लॉ हमारी इसमें एप्लीकेबल होगी। तो इसमें कौन सी लॉ हो जाएगी? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, ये आपकी लॉ लग जाएगी इसमें। अब ये चीज देखो, 3 ग्राम अगर कार्बन ले रहे हैं तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो अब इसमें भी तो हमारा 3 ग्राम ही तो कार्बन दे रखा है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जितना हम रेशो फिक्स लेंगे वही रहेगा हमेशा। इसका मतलब चाहे कितना भी ग्राम अब हमें ऑक्सीजन दे दे, लेकिन 3 ग्राम कार्बन तो सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा। अब जो 50 ग्राम दे रखा है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ 8 ग्राम ही यूज़ रहेगा। बाकी जो कार्बन 42 ग्राम बच गया, ऑक्सीजन 42 ग्राम बच गया, वो अनरिएक्टिव रहेगा, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ रिएक्शन ही सिर्फ 8 ग्राम कार्बन की होगी, 8 ग्राम ऑक्सीजन की होगी। इसको 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के ही साथ में रिएक्शन करेगा, बाकी 42 ग्राम अनरिएक्टिव रहेगा। इसका मतलब कितनी ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हुई? 11 ग्राम ही तो होगी, है ना, बाकी तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा। तो यही आपको रीज़न था समझाने का कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जो फिक्स रेशियो होता है उसी में ही रिएक्शन होती है। उससे ज़्यादा ये नहीं है कि 3 ग्राम 50 ग्राम के साथ में भी रिएक्शन कर ले या 100 ग्राम के साथ में भी रिएक्शन कर ले। जो हमें गिवन है 3 ग्राम 8 के साथ रिएक्शन करता है तो वही आएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन था। अब एक देखो, अभी एक और न्यूमेरिकल है आपका इसी लॉ पे बेस्ड। 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन। इसमें क्या क्या रिएक्शन कर रहे हैं? ऑक्सीजन और बोरोन। और हमें एक सैंपल दे रखा है इतने ग्राम का, मतलब वो कंपाउंड दे रखा है 0.24 ग्राम का। तो टोटल जो मास हो गया वो कितना आ गया? 0.24 ग्राम उस कंपाउंड का मास है। ऑक्सीजन और बोरोन दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, जिसमें 0.096 तो बोरोन रिएक्ट कर रहा है और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग इनके मास दे रखे हैं हमें। लेकिन अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है उस कंपाउंड की बाय मास। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? आपने वैसे भी मार्क्स में ये तो चीज़ पढ़ी होगी, जैसे जितने हमारे आए हैं मार्क्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है ना, टोटल मार्क्स यही होता है परसेंटेज इनटू 100 परसेंटेज लगाने के लिए। तो कुछ ऐसे ही हमें ये सॉल्व करना है। देखो, पहले जो गिवन चीज़ है वो लिख लो। बोरोन का मास कितना गिवन है? 0.096 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन का मास 0.144 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ बोरोन निकालते हैं सबसे पहले। परसेंटेज ऑफ बोरोन इन कंपाउंड, इस कंपाउंड में। ठीक है, इन कंपाउंड क्या आ जाएगा? मास ऑफ बोरोन इन ए कंपाउंड, मास ऑफ बोरोन इन कंपाउंड डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड, जो टोटल मास दे रखा है, इनटू 100। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोरोन का मास कितना है? 0.096 और टोटल मास कितना है? 0.24 इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 40% आ जाएगा। ठीक है, 40 आएगा इसका आंसर। अब हम परसेंटेज ऑफ दूसरा क्या दे रखा है? ऑक्सीजन इन कंपाउंड। ठीक है, ये भी कंपाउंड में ही। तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ आपको। मास ऑफ, इस बार हम ऑक्सीजन लेंगे इन कंपाउंड डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है,
तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना गिवन है 0.144 और टोटल मास कितना है 0.24 इंटू 100। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 60। तो इसका मतलब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड कितना हो गया इसमें, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड is boron 40% and oxygen 60%। ठीक है, अब इस लॉ से ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि फिक्स्ड कंपोजिशन आती है और हमेशा यूनिट जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इसमें एटम्स कहलाते हैं, जो कि एक फिक्स वोल नंबर में ही आते हैं। ठीक है, सिर्फ वोल नंबर ऐसे कि परसेंटेज में या वैसे आप जैसे फ्रैक्शन में नहीं आ सकते, एक तरह से कंप्लीट वोल नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, कंपोजिशन में जैसे रेशो कैसे होते हैं 1:8 और आपके जैसे 13:4, 3:5, तो ये क्या है वोल नंबर ही है ना। तो आप ये चीज़ याद रखना, आपका आंसर हमेशा वोल नंबर में आएगा। अगर वोल नंबर में नहीं आता है तो आपका वो न्यूमेरिकल गलत है। ये लॉ आपकी कंप्लीट हो गई है विद न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नई लॉ स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।